गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो हम लोगों की 69th BPSC की साइंस की सेशन चल रही है और आज की सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तो स्टार्ट कर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास? फर्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है, यानी आवृत्ति का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय, ऑप्शन दिया गया हर्ट्ज, बी मीटर पर सेकंड, सी रेडियन, डी वॉट में। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति को किस में मापा जाता है? आवृत्ति को आपके हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज में आपने सुना होगा जैसे कि हर्ट्ज, जैसे अगर मनुष्य का कान की बात की जाए कि मनुष्य का कान कितनी आवृत्ति को सुन सकता है, तो कितना होता है मनुष्य का कान जो कितनी आवृत्ति को सुन सकता है? मनुष्य का अगर सुनने की बोला जाए तो कितना होता है? 20 हर्ट्ज ऐसा लिखा जाता है। तो ये किस में होता है? ये हर्ट्ज में। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ऐसा कुछ लिखा जाता है। तो किस में मापा जाता है? ये 20 हर्ट्ज से 20,000 जो है आपकी ध्वनि को सुन सकता है मनुष्य का। तो आवृत्ति को मापा जाता है आपके हर्ट्ज में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाट के लिए अगर मैं पूछूं आप लोगों से यहाँ पर कि वाट की जो है उसको किसकी इकाई है? वाट। तो ये शक्ति की है। शक्ति की है, किसकी है? पावर की वाट होती है। नाउ महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महासागर में अगर कोई वस्तु डूबी हुई है तो उसका पता कैसे लगाया जाता है? सोनार से। सोनार यानी साउंड नेविगेशन, जो आपकी रेंजिंग है साउंड नेविगेशन यानी सोनार से। इसमें होता क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो आपकी वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो जाती है वस्तु से, जब टकराती है तो प्रतिध्वनि के रूप में या इको के रूप में पुनः वापस आ जाती है और उसी से पता चलता है कि वस्तु यहाँ पर है। ओके तो कैसे पता लगाया जाता है? सोनार से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। सिंपल डिवाइस हेल्प्स ए पर्सन कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण यंत्र होता है। नॉर्मल डिवाइस जो होती है किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। इसके लिए साइंस की नॉलेज की आवश्यकता नहीं, एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन हो गया। साधारण यंत्र जो होगा किसी व्यक्ति की सहायता किस रूप में करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? Who gave the theory of gravity? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबज, आइजक न्यूटन, जॉन एंड्स, नन ऑफ दीज। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दिस। ओके कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सर आइजक न्यूटन ने क्या किया था? आपका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को दिया था। सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था। एक सिद्धांत है, बस ध्यान रखिएगा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तेल जल के तल पर फैल जाता है। आपने देखा होगा जो केरोसिन तेल वगैरह उसके रखे पानी के ऊपर रखते हैं तो वो तो फैल जाता है। क्यों? ऑप्शन दिया गया है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, तेल का तल तनाव पानी से कम है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तेल का जो तल तनाव होता है यानी उसकी जो सरफेस, जो आप बोल सकते हैं तल का जो तनाव होता है, उसकी जो सरफेस टेंशन होती है, पृष्ठ तनाव जिसको आप तल तनाव बोलें या उसको पृष्ठ तनाव बोलें, यानी सरफेस टेंशन जो होती है वो क्या होती है? पानी से कम होती है, पानी से कम है, जिसके कारण तेल जो है जल के तल पर यानी सरफेस पर फैल जाता है या उसके पृष्ठ पर। ध्यान रखिएगा, तल, यह आपका जल तनाव हो या तल तनाव, दोनों एक ही बात है। ये क्या हो गया? ये तल तनाव जो है या पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, ये ध्यान रखिएगा। सरफेस टेंशन की ही बात यहाँ पे कर रहा है तो वो क्या है? पानी इसका कम है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। डी थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट को। तेल का तल तनाव या पृष्ठ तनाव क्या है? यह पानी से कम है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो है किस परास में दिखता है? यानी
आप बोल सकते हैं इसको कि सोलर रेडिएशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। ओके, ऑप्शन दिया गया है 100 to 400 nm, 400 to 700 nm, 740 to 1000 nm एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आंसर दिया गया है। अब हालांकि ये ऑप्शन यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो गए हैं, तो खैर हमारा आंसर यहाँ से है भी नहीं, हमारे आंसर इन तीनों में है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सौर परास है, यानी आप ये परास किस सौर विकिरण जो है किस में दिखता है, ये इसमें विजिबल कितने में है, 400 से लेकर के 700 nm में ये दृश्य प्रकाश जो होता है यह विजिबल होता है। किसमें, ये दृश्य प्रकाश जो है इसमें विजिबल होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न, जो इस क्वेश्चन को स्किप कर दे, क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप है, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गई, ये यहाँ पे आकर देखना, उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर दे दूंगी, इस क्वेश्चन को यहाँ स्किप कर दें, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को फिर करवाऊंगी। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती है पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, फ्रॉम विच सरफेस ऑफ द अर्थ आर लॉन्ग रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिया गया है ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर। ओके, आयनोस्फेयर ये कितने से कितने तक की, अगर इसमें बोला जाए कि कितने से कितने इसकी हाइट करीब आती है, तो यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर, इतनी इसकी ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर है, इतनी किलोमीटर हाइट। ओके, 80 to 400 इस हाइट के मध्य या आयन मंडल जो होता है आपका स्थित होता है, कितना, 80 से लेकर के 400 किलोमीटर की हाइट के मध्य स्थित होता है। और यहाँ क्या होता है, इसी हवा, यहाँ पे बोल सकते हैं जो यहाँ की हवा जो होती है, यहाँ की हवा क्या होती है, विद्युत आवेशित होती है, विद्युत आवेशित। यहाँ की हवा क्या होती है, विद्युत आवेशित होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, जो ध्वनि होती है उसका वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन ए दिया गया है वायु में, बी द्रव्य में, धातु में, निर्वात में, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे हमें यहाँ क्या याद रखना है कि पूछा है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग इन जनरलाइज्ड याद रखिएगा कि सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में होता है, और सबसे कम जो होती है वो किसमें होती है, गैस में होती है। ध्वनि की वेग सबसे अधिक किसमें होता है, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किसमें होता है, ठोस में अधिकतम होता है, ठोस में। ओके, इसके बारे में ये फीचर इसके याद रखिएगा, ठोस में अधिकतम, और न्यूनतम किस में होता है, गैसों में। गैसों में न्यूनतम होता है। तो अब यहाँ पे क्या याद रखना है, अब यहाँ वायु दिया है, द्रव्य दे गया है, धातु है, तो धातु क्या होगी, ठोस होगी, धातु क्या होगा, ठोस होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज योर राइट आंसर, धातु में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अणु या एटम का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी। क्यों, ये क्यों होगा, फोटोन क्या है, यह क्या है, ऊर्जा का बंडल, इसे क्या बोला जाता है, यह ऊर्जा के बंडल होता है। ये क्या होता है, ऊर्जा का यानी एनर्जी का यह बंडल होता है, पैकेट्स होता है, ऊर्जा का बंडल, बंडल या पैकेट्स, ऊर्जा का बंडल या पैकेट्स होता है ना। और प्रकाश क्या, प्रकाश के वेग से चलता है, ये करता क्या है, प्रकाश के वेग से चलता है। तो ये कुछ सवाल यहाँ पे बन सकता है कि फोटोन जो है किसके वेग से चलता है, तो यह प्रकाश के वेग से चलता है। होता क्या है, ऊर्जा का बंडल यानी पैकेट्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको, एनर्जी, प्रकाश के वेग से चलता है। नाउ अब क्वेश्चन है पूछा था कि किसमें जो है एटम का भाग नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी क्या है, एटम के अणु के भाग हैं, इसको ध्यान रखना है।
नाउ नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अगर कारक को वहां से हटा लो तो जो पदार्थ है वो क्या पुनः अपने जो उसकी पूर्ववर्ती अवस्था है उसमें वो नहीं आ पाता है, यानी यह अस्थाई हो जाता है ना, यह अस्थाई रूप में होता है। रासायनिक परिवर्तन अपने पूर्ववर्ती रूप में तो आता नहीं है, वापस नहीं हो पाता है अगर कारक को हटा लो तो भी, तो इसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, या आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। यह किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है हमेशा। और बाकी जो रेस्ट हो फिर किस में चला जाएगा, भौतिक परिवर्तन में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है और कौन से आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। देख रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में पूछ लेता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइंस के क्वेश्चंस जो हैं बहुत टफ नहीं आते हैं, इतना भी टफ नहीं है जो वो ना हो पाए। क्वेश्चंस ईजी होते हैं, एक आधा क्वेश्चन तो हर किसी एग्जाम्स में या किसी भी एक पेपर में एक आधा क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से दे दिया है, बट ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो ईजी होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? जो तीसरे और चौथे, व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप्स? बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, उदासीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या होता है यह, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक कठोर, जो सबसे हार्ड अगर बोला जाए, हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सी है? हीरा, सीसा, टंगस्टन, लोहा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो हीरा सबसे कठोर तत्व है, ध्यान रखिएगा, हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। ये एक फैक्ट है, इसको बस ये सोच लेना है कि यह क्या है, एक फैक्ट है कि हीरा सबसे कठोर तत्व होता है आपका। नाउ जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत जो होती है विद्यमान होती है। ऑप्शन दिया गया है सीसा, क्रोमियम, यशद। यशद का मतलब होता है जिंक, ओके, यशद यानी यह जिंक होता है, जिंक, जिंक। बंग, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम लोग सभी जानते हैं कि जस्तेदार जो लोहे की चादरें होती है उस पर किसकी परत होती है? तो जिंक की परत होती है, जस्ता की परत होती है। ओके, यशद यानी जिंक या जस्ता। जस्ता भी चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जस्ता, जस्ता, जिंक इसकी क्या होती है? परत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी, जस्ते की परत होती है। हम लोग स्कूल के टाइम से भी चीज़ों को काफ़ी मतलब अमूमन सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ऑप्शन दिया गया है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप इसका आंसर खुद ही बता सकते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, एक नेचुरल क्वेश्चन है ये, साइंस से अगर थोड़ा, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपने शुरू से साइंस पढ़ा हो, अगर स्कूल के टाइम पे भी थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो उसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा? इन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो आपका हीरा है, कार्बन जो है ये सभी में पाया जाता है। हीरा का अपर रूप हो जाता है ग्रेफाइट में भी और कोयले में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी। हालांकि यहाँ पर ई में भी अगर आप देखेंगे तो ये दिया गया है, ओके, ई में भी यही है, तो इसको आप यहाँ पर डी कर ले, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से बस ये ध्यान रखना है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ई में भी वो आंसर आ गया है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ध्यान रखना है, यानी सभी में कार्बन है, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, तीनों में कार्बन आपका है। नेक्स्ट है, एक तत्व X के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? ओके, XH, चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाइड्रोजन के साथ XH1, XS2, XS3, XH4। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फिर से देख ले। एक तत्व X के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये X है, बोला गया है इसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? हाइड्रोजन के साथ, ओके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? X
H4 हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ इसकी होगी, कौन सा सूत्र होगा, XH4, यानी ये आंसर होगा XH4। यहाँ पर ऑप्शन में A है, B है, देन C होगा, ये C यहाँ होगा, उसके बाद ये D आ जाएगा। थोड़ी सी एरर मिस्टेक जो हो गई है उसको थोड़ा आप लोग मतलब देखते हुए कीजिएगा, आप लोग गलत मत कर दीजिएगा, ओके, गलत नहीं करना है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस की जो परसेंटेज की मात्रा है वायुमंडल में सबसे कम है, वायुमंडल में सबसे कम है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम किसकी है, सबसे कम किसकी है। चलिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि सबसे अधिक किसकी है, सबसे अधिक किसकी है, नाइट्रोजन की है, ओके, नाइट्रोजन कितना है, 78% है। और नाइट्रोजन के बाद क्या आता है आपका, ऑक्सीजन आ जाता है, ये कितना है, लगभग 20%, आप इसे भी मान कर के चलें, 20% पॉइंट में कभी मिल जाता है तो लगभग 20% मान के चलिए। उसके बाद आती है बात कार्बन की, ये कितना है, 0.9%, ओके। तो अब इन सब के बाद जो बच जाता है वो सॉरी, इन सबों के बाद जो बच जाता है वो क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कितनी आ जाती है, 0.03%, ऐसा कुछ इसमें भी आ जाता है, 0.03%, ठीक है, 0.3%, 0.3%, 0 नहीं 0.3%। तो कुल मिलाकर के करीब कुछ आपका ये इस प्रकार से बन गया, कितना हो जाएगा, 78 से 20, 98%, 98, 78%, 20% कितना हो गया आपके 98%, एंड रेस्ट ऑफ, हाँ रेस्ट ऑफ ये आप देख रहे हैं 0.9, यानी इसको आप 1% ऐसे मान के चलें, 99 हो गया, प्लस 0.3% ऐसा कुछ इसको लेकर के चलिए। अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम आपको कहीं मिलेगा, कहीं 0.03 मिल जाएगा, कहीं 0.891 में मिल जाएगा, या 19.8 में कुछ ऐसा मिल जाएगा यहाँ पे। तो एक अप्रॉक्स क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू मैंने लिख दिया, अप्रॉक्स तो हम लोग ऐसे ही लेकर के चलते हैं, पॉइंट में इतना तो ध्यान रखना नहीं, इतना याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो एक अप्रॉक्स वैल्यू लेकर के चलते हैं। तो ये हो गई, क्वेश्चन पूछा कि वायुमंडल में सबसे कम कौन सा है, तो वायुमंडल में सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इससे परेशान हो रखे हैं, है ना, पॉल्यूशन का कारण है ये कार्बन डाइऑक्साइड। सोचिए इतना कम होने के बावजूद क्या है, ये पॉल्यूशन का कारण है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटों के, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मैल्कोलॉजी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स से इंग्लिश टर्म से याद रखिएगा, इंसेक्ट से इंटो, इन और इंटो, इससे आप ध्यान रखिएगा, ओके। एक इसका एक ट्रिक बता दे रही हूँ, इन और इंटो, एंटोमोलॉजी हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इक्योथोलॉजी, ये किसका अध्ययन करता है, तो ये मत्स्य की संरक्षणा का, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पैरासिटोलॉजी, ये किसका अध्ययन करता है, परजीवी जीवों का, परजीवी, ओके। एंड है मैल्कोलॉजी, तो ये किसका करता है, मोलस्क, और इनके खोलों, खोलो यानी सेल, क्लियर, इसका अध्ययन यह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। डार्विन द्वारा प्रस्तुत, यहाँ पर
प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, डार्विन के द्वारा। और ये किस पर है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हॉट ब्लडेड वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसका आंसर होगा ये अपने टेम्परेचर को, जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वो अपने बॉडी को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। जैसे आप पक्षी वगैरह को देखते हैं, इनके लिए ऐसा नहीं है कि ठंड का मौसम आया तो कुछ अलग से ये क्या उड़ सकते हैं, कुछ नहीं। तो इनका ब्लड कैसा होता है? इनकी बॉडी इसलिए इतनी गर्म, जिनका जो ब्लड होता है इतना गर्म इसी वजह से होता है कि ठंड के मौसम में बेचारे पक्षियों का केयर करने वाला कौन है? तो ये किस में आते हैं? गर्म रुधिर वाले जंतु में ये आते हैं। कौन? पक्षी वगैरह, है ना। तो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता है? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ठंड आया तो बेचारे कुछ ओढ़ लिए, गर्मी आई तो इनके लिए कुछ कूलर वगैरह चला दिया, पंखे में जा करके रह सकते हैं। ऐसा इनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये किस में आते हैं? ये सभी के सभी आपके आते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, ये आते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु में। ओके, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी इज योर राइट आंसर। सी, ये हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ये मौसम के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि इनमें कुछ चेंजिंग आ जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं या कहीं जा करके 6 महीना कहीं अंदर उसमें क्या बोल सकते हैं कि किसी बिल वगैरह में जाकर के रहना, ऐसा कुछ नहीं होता। घोंसले वगैरह में जाकर के नहीं छिप जाते हैं ये। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, पर ऑक्सीसोम। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्लोरोप्लास्ट। बी इज योर राइट आंसर। बी, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। किसको? क्लोरोप्लास्ट को। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे मैंडल होगा। ओके, ये बाय मिस्टेक सैंडल हो गई, ये मैंडल है। मैंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंश गति का नियम यानी अनुवांशिकता का नियम, वंशागति का नियम क्या हो गया? अनुवांशिकता का नियम को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह क्या था? ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी यानी मटर, और स्वीट पी सुगंधित मटर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गार्डन पी यानी मटर। मंडल अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति का नियम को किससे किया था? मटर के दाने, याद है ना? मटर से हम लोगों ने पढ़ा है, स्कूल के टाइम में भी पढ़ा है कि क्या देखा था? उसने मटर का उपयोग किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से लेकर 30% पानी, 10 से लेकर 20% पानी, 30 से लेकर के 40% पानी। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को कुछ नहीं तो मुझे लग रहा है 4 to 5 टाइम्स मैंने बता रखी है। और आज शायद मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसका आंसर ना बताऊं और आप लोगों को बोलूं कि कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे या मैं आप लोगों को बताऊं? चलिए मैं बता देती हूँ कि मानव शरीर में कितना लगभग 70% जो है आपका पानी होता है। कितना है? आंसर ए हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लगभग दिया है तो ये ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में कितना है? 60% से लेकर 70% इतना पानी होता है मानव के शरीर में। अब इसमें भी कौन आगे? 2 कैटेगरी, मेल और फीमेल का आ गया। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसमें भी मेल की बात करें तो 60 से लेकर 65%, एंड फीमेल की अगर इसमें बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 55 से लेकर 60% इसमें हो जाएगा। फीमेल कितना? 55 से लेकर के 60% इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मेल और फीमेल में। अब बात आती है, ये किसकी हो गई? ये तो हो गई मानव शरीर में जल की मात्रा की। अब बात आती है जो नवजात शिशु होते हैं ना, नवजात शिशु, उनमें तकरीबन कितना होता है? 75%। ये ध्यान रखिएगा, 75%। ओके, और हमारे शरीर में सबसे अधिक जो भार होता है किसका होता है? सबसे अधिक भार हमारा किसका? जल का होता है, पानी का होता है। एंजाइम में क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। एंजाइम क्या है? जो एंजाइम होता है मेनली मुख्यतः क्या? तो प्रोटीन होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया है?
ये 4 ऑप्शन मैंने बताया आपको, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। होता तो मेनली ये प्रोटीन है, लेकिन ये किस रूप में कार्य करता है? बायो उत्प्रेरक, यानी सी, ये बायो उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर कभी सपोज यहाँ पे अगर ऑप्शन में बायो उत्प्रेरक न देकर के अगर प्रोटीन होता तो एंजाइम क्या होता है? मेनली वो प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। ओके, प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, पूछा गया है इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। आपकी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि जो प्रोबायोटिक खाद्य होता है वो सजीव जीवाणु उसमें विद्यमान होते हैं और उसके साथ ही मानव के लिए लाभकारी भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यह अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में भी सहायता होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो गया आपका सी। अब आज की क्लास के हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो इतने 25 क्वेश्चंस थे करीब, फिनिश हो गए हैं। आपको करना क्या है, जो प्रीवियस क्लास में जितने भी साइंस की क्लास लेते गई हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग रिवीजन करते हुए मेरी जो वीडियो अपलोड होती है उसको तब आप लोग देखें। वीडियो अपलोड जब से आप देखना चाह रहे हैं कि चलो आप देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कौन सी हुई है, इससे पहले जो प्रीवियस क्लास की है उसको रिविजन जरूर करें। रिविजन एज मस्ट एज करना है, जितने अधिक से अधिक आप रिविजन कर सके। ओके, एज मच एज ये आपकी रिविजन होनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हाँ, अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई सुझाव देना चाहते हैं या थोड़ा सा क्वेश्चंस को चाहते हैं कि नहीं क्वेश्चंस और अधिक संख्या में हो, या कोई भी अपनी सुझाव हो जो आपके लिए तो बेनिफिट हो ही, आपके साथ साथ जो अदर स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो ये, तो आप अपने सुझाव बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर फिर भी शॉर्ट आउट नहीं होता है तो जो फ़ोन नंबर दी गई है ना, वहाँ पर भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मॉर्निंग में 10 बजे के बाद और 4 बजे से पहले। ये हो गई। अब अगर सपोज किसी को वीडियो का लिंक नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है इसकी PDF वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।